Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video and welcome back to the channel English with a Topper. You are watching the video जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं about T.S. Eliot. This falls under the umbrella of or under the topic of modern poetry. Modern poetry के अंदर बहुत ही बड़ा नाम है एक शायर का जिनको प्यार से T.S. Eliot कहा जाता है, लेकिन उनका असली नाम है थॉमस स्टर्न एलियट। तो हम इस वीडियो में थॉमस स्टर्न एलियट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उनकी लाइफ। टी.एस. एलियट जो है वो 1888 को पैदा हुए थे इन सेंट लुइस मिसौरी यूएस के अंदर पैदा हुए थे 1888 को, और 1910 में ही स्टडीड इन पेरिस एट द सॉर्बन 1910 में उन्होंने यहाँ से स्टडी किया पेरिस से। फिर 1915 में ही मैरिड द ब्रिटिश बैलेट डांसर विवेन हेवुड। इन्होंने जो है ना ब्रिटिश डांसर से शादी की 1915 में, जिनका नाम था विवेन हेवुड। फिर 1917 के अंदर ही established himself as an important avant-garde poet। 1917 के अंदर वो कामयाब हुए इस चीज़ में कि वो ख़ुद को एक बहुत ही बड़े और आला पाए के शायर के तौर पे अपनी सोसाइटी के अंदर नाम कमाए। Then comes his life। लाइफ के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। 1922 में क्या हुआ कि ही एडिटेड द क्राइटेरियन एन इंटेलेक्चुअल मैगजीन। वो द क्राइटेरियन जो है वो एक इंटेलेक्चुअल मैगजीन थे, उसके एडिटर बन गए। हिज प्रोफेशंस इंक्लूड बीइंग अ पोइट क्रिटिक एंड एन एडिटर। इसके प्रोफेशंस ये थे कि एक पोइट थे, क्रिटिक थे और एक एडिटर थे। 1925 में ये डायरेक्टर बन गए फॉर द पब्लिशर्स फेबर एंड फेबर। एक पब्लिशर्स थे फेबर एंड फेबर के नाम से, उसके ये डायरेक्टर बन गए। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद पब्लिक एंड इंडीड विद लैंग्वेज। इन्होंने पब्लिक के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन इन्होंने लैंग्वेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर किया। 1927 में ही acquired British citizenship and converted to Anglicanism। 1927 में इनको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली एंड देन ही कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म। एंग्लिकनिज्म आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये क्रिश्चियन बन गए, ये कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में 1927 में। 1930 से क्या हुआ कि for the next 30 years he was considered the most dominant figure in poetry and literary criticism in the English speaking world। फिर अगले 30 साल के लिए टी.एस. एलियट ने इतना नाम कमाया कि ये जो है द मोस्ट डोमिनेंट फिगर रहे पोइट्री के अंदर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड ब्रिटिश में, और जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड थी उसमें वो सबसे डोमिनेंट फिगर थे पोइट्री और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। फिर 1965 में ही डाइड इन लंदन। इसके वर्क्स क्या थे? अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर कन्वर्जन, विच मीन्स दैट इसके क्रिश्चियन बनने से या फिर इसके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने से पहले के जो वर्क्स थे, पहले की जो इनका लिटरेचर है वो है परफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। दूसरा है द वेस्टलैंड, और वेस्टलैंड के बारे में कहा जाता है कि द सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइटिक वर्क ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोइटिक वर्क जो थी वो द वेस्टलैंड थी, जो कि टी.एस. एलियट की थी। द हॉलो मैन, बिफोर द कन्वर्जन, मॉडर्निस्ट डिस्पेयर। अच्छा, ये जो है ये इनके वर्क्स थे बिफोर द कन्वर्जन, और यहाँ पे जो है वो बिफोर द कन्वर्जन इनकी पोइट्री के अंदर हमें थीम्स क्या मिलते हैं। इनके क्रिश्चियन बनने से पहले इसकी पोइट्री के अंदर हमें कौन से थीम्स मिलते हैं? मॉडर्निस्ट डिस्पेयर। इनकी पोइट्री के अंदर हमें मॉडर्निस्ट डिस्पेयर का थीम मिलता है, यानी कि disillusionment and fragmentation of modern world, sense of spiritual emptiness in aftermath of World War One। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है वो इंसान डिसइल्यूजनमेंट का शिकार हुआ था, इंसान फ्रेगमेंटेशन का शिकार हुआ था, इंसान के अंदर स्पिरिचुअल एम्पटीनेस आ गई थी, इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं था, वो एक बिल्कुल खाली था स्पिरिचुअलिटी को लेकर। तो इनकी पोइट्री के अंदर भी हमें यही थीम ऑफ डिस्पेयर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और इनकी पोइट्री के अंदर थीम ऑफ एलियनेशन भी मिलता है। एलियन किसे कहते हैं? जो किसी और प्लानट से आया है, विच मीन्स दैट जो एक डिफरेंट प्लानट से आया है, जो एक डिफरेंट बीइंग है। तो एलियनेशन इसी वर्ड से निकला। एलियनेशन का मतलब है द फीलिंग ऑफ फीलिंग अदर, यानी कि जब हम अदर फील करते हैं, जब हम खुद को सोसाइटी में फिट नहीं कर पाते हैं, जब हम सोसाइटी से खुद को अलग करते हैं, जब हम लोगों को लगता है जैसे हम किसी और प्लेनेट से आए हैं, यानी कि हम लोगों के साथ मैच नहीं करते हैं, तो उसको कहा जाता है एलियनेशन। तो टी.एस. एलियट की पोइट्री के अंदर भी हमें एलियनेशन का थीम मिलता है, यानी कि फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। बंदा आइसोलेटेड फील करता है, अकेला फील करता है, और फिर वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होता है। तो ये थीम्स हमें मिलते हैं। देन कम्स कल्चरल क्राइसिस।
कल्चरल क्राइसिस का मतलब बंदे को समझ नहीं आती है कि उसका कल्चर क्या है, आखिर वो किस कल्चर को अपनाए। मॉडर्निज्म का ज़माना आ गया है, नया कल्चर आ गया है, लोग अपने पुराने ट्रेडिशन को भूल रहे हैं। तो उस टाइम लोगों के अंदर कल्चरल क्राइसिस थी, ये आया वो पुराने कल्चर को फॉलो करे या नए को अडॉप्ट करे, तो उनके अंदर ये कन्फ्यूजन थी, क्राइसिस थी। तो ये थीम भी हमें टी.एस. एलियट की पोइट्री के अंदर मिलता है। क्या थीम मिलता है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का लॉस हो गया, सही है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, मॉडर्न दौर आ गया, लोगों ने नए कल्चर को फॉलो किया, अपने पुराने कल्चर को छोड़ दिया। तो इस वजह से लोगों के अंदर कल्चरल क्राइसिस आ गई। आफ्टर द कन्वर्जन, यानी कि टी.एस. एलियट के कन्वर्जन के बाद, इनके क्रिश्चियन बनने के बाद जो इनकी पोएम्स थी, 1927 में इन्होंने और एरियल पोएम्स लिखी, 1930 में एश वेडनेसडे लिखी, 1935 टू 1942 4 क्वार्टेट्स लिखे, 1935 में मर्डर इन द कैथेड्रल लिखी, 1939 में फैमिली रीयूनियन। ये इनके वर्क्स हैं। और इनकी वर्क्स के अंदर जो हमें थीम्स मिलते हैं वो है क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी। आप देखें, पहले जब क्रिश्चियन नहीं थे तो उनकी थीम के अंदर था स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। जब ये क्रिश्चियन बन गए तो इनकी थीम के अंदर, इनकी पोएम्स के अंदर थीम आ रहा है क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी। यानी कि इनकी जो एक राइटिंग है, इनका जो एक वर्क है 4 क्वार्टेट्स, इसके अंदर इन्होंने जो है ना जिन थीम्स को डिस्कस किया है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि बंदा किस तरह से स्पिरिचुअली ग्रो करता है, फिर रिडेम्पशन किस तरह से करते हैं वो अपने गुनाहों से तौबा या रिडेम्पशन किस तरह करते हैं, और फिर वो स्पिरिचुअली लॉर्ड से कनेक्टेड किस तरह से फील करता है। देन कम्स फेथ एंड डाउट। टी.एस. एलियट ने जो है ना हमेशा क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया है। इस पोइट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स द टेंशन बिटवीन फेथ एंड डाउट। तो इनकी पोइट्री के अंदर फेथ और डाउट के दरमियान टेंशन हमें नज़र आती है कि वो क्या करते हैं कि ही चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज, ही डील्स विद द चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ रिलीजियस बिलीव्स इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो है ना मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है हम लोग रिलीजियस बिलीव्स के बारे में हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या अनसर्टेनिटीज है, इस चीज़ को उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर डिस्कस किया है। रिलीजियस रिचुअल एंड ट्रेडिशन इन वर्क्स लाइक मदर इन कैथेड्रल, एलियट इनकॉर्पोरेट्स रिलीजियस रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस एज सेंट्रल एलिमेंट। इनकी जो एक वर्क है मदर इन कैथेड्रल, इसके अंदर जो है ना इन्होंने जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, रिलीजन के से रिलेटेड हम जितने भी रिचुअल्स करते हैं या फिर वो जितने भी रिचुअल्स करते हैं उसको सेंट्रल एलिमेंट के तौर पे रखा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया है। और फिर जो है वो क्या करते हैं कि पावर ऑफ फेथ को अपनी राइटिंग्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं कि जब हम लॉर्ड के अंदर फेथ रखते हैं, जब हम उन पर यकीन करते हैं तो इस फेथ का क्या पावर होता है, उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, ये सारी चीज़ें अपनी पोइट्री में डिस्कस करते हैं। एंड रोल ऑफ चर्च इन गाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, फिर उन्होंने इस बात को भी डिस्कस किया है कि चर्च जो है वो किस तरह से इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज़ को गाइड करता है। अब हम एक कंपैरिजन करेंगे टी.एस. एलियट्स वर्ल्ड एंड द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। 19th सेंचुरी वर्ल्ड और टी.एस. एलियट के वर्ल्ड के अंदर क्या डिफरेंसेस थी। टी.एस. एलियट का वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड, 19th सेंचुरी वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न से पहले वाला ज़माना क्या था कि टी.एस. एलियट का जो ज़माना था या फिर मॉडर्न जो ज़माना था दैट वाज केओटिक, उसके अंदर केओस था, कन्फ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी, जबकि 19th सेंचुरी वर्ल्ड जो है वो ऑर्डर थी। मॉडर्न वर्ल्ड फ्यूटाइल थी जबकि 19th सेंचुरी वर्ल्ड मीनिंगफुल थी, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड फ्यूटाइल मीनिंगलेस थी, 19th सेंचुरी मीनिंगफुल थी। इस तरफ मॉडर्न वर्ल्ड पेसिमिस्टिक थी और 19th सेंचुरी वर्ल्ड ऑप्टिमिस्टिक थी। पेसिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हर चीज़ की तरफ, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव एटीट्यूड रखना, और जो है ना इंसान के अंदर से होप का चला जाना, या फिर इंसान नेगेटिव चीज़ पे फोकस करे उसको कहते हैं पेसिमिस्टिक, और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पॉजिटिविटी पे फोकस करना, ये डिफरेंस था। फिर मॉडर्न टाइम अनस्टेबल था, 19th सेंचुरी स्टेबल था। मॉडर्न टाइम के अंदर लॉस ऑफ फेथ हो गया था, लोगों ने अपने फेथ को खो दिया था, जबकि 19th सेंचुरी में फेथ था। मॉडर्न टाइम के अंदर मॉरल वैल्यूज़ का कोलैप्स हो गया था, मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो गई थी, लोग अपने मॉरलिटी को लोगों ने खो दिया था, जबकि 19th सेंचुरी में मॉरलिटी और वैल्यूज़ थे, जिंदा थे। टी.एस. एलियट के टाइम पे सेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में लोग कंफ्यूज थे, लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार थे, जबकि 19th सेंचुरी में लोगों को अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्लियर सेंस था। द इम्पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ पोइट्री। इम्पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ पोइट्री जो है वो एक कंसेप्ट था जो कि 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था, और जो है ना ये जिन पोइट से एसोसिएट करता है वो हैं टी.एस. एलियट और एज़रा पॉन्ड, एंड जिनकी मंगनी हुई थी लेकिन शादी नहीं हुई थी वो वाले पोइट्स, poet and poetess. This theory suggests that a poet should aim to remove their own personal emotions.
ये थ्योरी ये कहती है कि जब पोइट पोइट्री लिखता है तो पोइट को अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और अपने अंदर की जो थिंकिंग्स हैं उनको साइड पे रखना चाहिए, और वो जो पोइट्री लिखता है उसके अंदर उसकी ज़िंदगी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये कहती है ये वाली थ्योरी। और फिर जो है ना ये कहती है कि द पोइट बिकम्स अ मीडियम थ्रू विच यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स आर एक्सप्रेस। ये कहते हैं कि पोइट जो है उसके ज़रिए यूनिवर्सल ट्रूथ्स एक्सप्रेस होते हैं। तो पोइट को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को साइड पे रख के ओवरऑल यूनिवर्स के ट्रूथ्स को अपनी पोइट्री के अंदर ऐड करे। तो ये एक थ्योरी थी, लेकिन हो सकता है हम इस बात से एग्री ना करें। हो सकता है हम ये कहें कि पोइट जो है वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बगैर पोइट्री नहीं रख सकता है, तो हम इससे एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हैं, लेकिन इट वॉज अ थ्योरी जिसको कहा जाता है द इम्पर्सनैलिटी थ्योरी। और इसके अंदर ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन, पोइट्री के अंदर जो एक्सप्रेशन हो वो ऑब्जेक्टिव हो, हर बंदे के लिए अलग नहीं हो, बल्कि यूनिवर्सल हो, या फिर कह लें कि सब लोगों के लिए इक्वल हो। बंदे की पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसके अंदर शामिल ना हो। डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ, पोइट पोइट्री लिखते हुए अपने सेल्फ से डिटेच हो जाए, अपने इमोशंस को साइड पे रख के पोइट्री लिखे, ये कहा गया। और फिर ये कहा गया कि आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप emphasis is placed on the technical and artistic aspects of poetry such as form, meter, rhyme and symbolism। इसमें ये कहा गया कि पोइट्री के अंदर जो है वो फॉर्म और मीटर और राइम और सिंबलिज्म पे ज़्यादा फोकस किया जाए, बजाय इसके कि पोइट अपनी फीलिंग्स पे फोकस करे। द वेस्ट लैंड बाई टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट की द वेस्ट लैंड जो है वो एक उसकी फेमस राइटिंग है। दिस पोएम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स ऑफ इम्पर्सनैलिटी थ्योरी। इम्पर्सनैलिटी थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं तो उसके एग्जांपल्स के लिए द वेस्ट लैंड बहुत अप्रोप्रिएट एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर जो है टी.एस. एलियट ने जो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया है, एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, स्पिरिचुअल क्राइसिस, कल्चरल डिके, और फिर वर्ल्ड वॉर 1 के आफ्टरमेथ यानी कि उसके इफेक्ट्स। ही डजंट एक्सप्लिसिटली रिवील हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। टी.एस. एलियट ने इस पोएम के अंदर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शो नहीं किया है, बल्कि जनरली डिसइल्यूजनमेंट और स्पिरिचुअल क्राइसिस और इन चीज़ों की हम बात की है। तो कहा जाता है कि द वेस्ट लैंड जो है वो एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर द पर्सनैलिटी थ्योरी का यूज़ हुआ है। और ये ऐसी पोएम है जो बहुत ही स्टाइलाइज्ड है, यानी कि इसके अंदर स्टाइल और मीटर और रिदम वगैरह पे फोकस किया गया है। एंड इम्पर्सनल वर्क, ऐसा वर्क है जो इम्पर्सनल है। पोइट ने अपने पर्सनल लाइफ को हटा के इम्पर्सनली इस पोएम को लिखा है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, perceived division or separation between intellectual and emotional aspects of poetry। फिर जो है इसके अंदर ये चीज़ भी आती है कि पोइट्री के अंदर एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है, एक इमोशनल। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट यानी कि जो थिंकिंग हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, या फिर जो ओवरऑल लोगों के लिए अप्लाई होते हैं वो चीज़ें, और इमोशनल एस्पेक्ट यानी कि बंदे के खुद के इमोशंस। तो इन्होंने ये कहा कि आपका इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट और आपका इमोशनल एस्पेक्ट जो है वो सेपरेट होने चाहिए। पोएम के अंदर आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स पे बात करें, आप अपने पर्सनल इमोशंस को हटा दें। 17th सेंचुरी से पहले थॉट और फीलिंग के अंदर यूनिटी थी, यानी कि थॉट और फीलिंग साथ साथ थी। लेकिन जब ये वाली थ्योरी आ गई तो लोगों ने कहा, या फिर इस थ्योरी को जो फॉलो करते थे उन्होंने कहा कि आपकी थॉट और फीलिंग अलग होनी चाहिए, पोएम के अंदर फीलिंग नहीं बल्कि थॉट आनी चाहिए, ये कहा। Then comes objective correlative। इसमें यह था कि operates on principle that certain emotions or states of mind are difficult to express directly through language or description। इसमें यह कहा गया कि कुछ स्टेट ऑफ माइंड जैसे होते हैं, स्टेट्स ऑफ माइंड जैसे होते हैं जिनको हम लैंग्वेज के ज़रिए डिस्क्राइब करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए पोइट या ऑथर क्या करता है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को और एक्सटर्नल एलिमेंट्स को यूज़ करता है ताकि वो अपने माइंड के अंदर जो स्टेट है या फिर उसके माइंड के अंदर जो भी चल रहा है उसको अपनी पोइट्री के अंदर डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, एक ही सेंटेंस में अगर हम इसको समझना चाहें तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब ये है कि कुछ स्टेट्स ऑफ माइंड ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होता है। तो उसके लिए पोइट और राइटर क्या करता है कि सिंपली लैंग्वेज के ज़रिए उसको शो नहीं करता, बल्कि वो एक्सटर्नल चीज़ों और एलिमेंट्स को ऐड करता है ताकि वो उनके ज़रिए अपने स्टेट ऑफ माइंड को आगे अपनी पोइट्री या फिर राइटिंग में पोर्ट्रे करे। इसकी एक एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर कोई पोएम है या फिर कोई नॉवल है जिसके अंदर राइटर चाह रहा है कि वो ये शो करे कि कोई कैरेक्टर सैड है, तो वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि तब वेदर में बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश जो है वो ज़्यादातर सैड एटीट्यूड को शो करती है। तो बजाय इसके कि वो सिंपली ये कहे कि द कैरेक्टर वाज सैड, वो ये कहता है कि वहाँ पे बारिश हो रही थी, अंधेरा था, इस तरह से एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए वो अपने फीलिंग्स को शो करने की कोशिश करते हैं।
Mythical method explores the idea of how literature can achieve a sense of universality and timelessness by drawing on myths and archetypical elements. मिथिकल मेथड के अंदर ये कहा गया कि पोएम को या फिर पोइट्री को टाइमलेस बनाने के लिए, यानी कि उसको हर टाइम के लिए बनाने के लिए, चाहे वो 19th सेंचुरी हो, 20th हो, 21st हो, ऐसी पोइट्री के जो हर टाइम के लोगों के लिए एप्लीकेबल हो, ऐसी बनाने के लिए या फिर पोइट्री के अंदर यूनिवर्सलिटी को ऐड करने के लिए मिथिकल मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि पोइट्री के अंदर मिथ्स को लेकर आना चाहिए। जैसे आप ग्रीक माइथोलॉजी देखें कि ग्रीक माइथोलॉजी कितने बहुत पहले ज़माने की है, लेकिन वो आज भी पोइट्स जो है उस माइथोलॉजी को अपनी पोइट्री के अंदर, राइटिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि मिथिकल मेथड यूज़ करें ताकि हमारी पोइट्री जो है वो क्या हो जाए, यूनिवर्सल हो जाए, सब लोगों के लिए हो जाए। T.S. Eliot, the renowned American British poet, playwright, and essayist, was inspired by several literary movements, styles, and philosophical ideas throughout his career. T.S. Eliot जो है वो अपनी ओवरऑल ज़िंदगी में बहुत सारे लिटरेरी मोमेंट्स और स्टाइल्स और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ से इंस्पायर हुए थे, जिनमें एक आता है मॉडर्निज़म। मॉडर्निज़म के बारे में हम बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि टी.एस. एलियट को मॉडर्निस्ट लिटरेरी मोमेंट के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो मॉडर्निज़म कुछ इस तरह की थी कि जिसके अंदर नए वेज आते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है। थीम्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट और वर्ल्ड वॉर के जितने भी इफ़ेक्ट्स थे उनको जो है ना अपनी पोएट्रीज़ के अंदर ये लोग शो करते थे। द वेस्टलैंड जो टी.एस. एलियट की का जो वर्क है वो जो है ना बिल्कुल मॉडर्निज़म के क्राइटेरिया को फॉलो करता है। देन कम सिम्बलिज्म। टी.एस. एलियट को सिम्बलिज्म मूवमेंट ने भी इन्फ्लुएंस किया था। सिम्बलिज्म मूवमेंट का मतलब ये है कि अपनी पोइट्री के अंदर हम सिम्बल्स का यूज़ करें ताकि हम अपने आइडियाज़ को रीडर तक पहुंचा सकें। तो इन्होंने भी सिम्बलिज्म का इस्तेमाल किया और इनकी जो पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक, इसके अंदर भी इन्होंने बहुत सारे सिम्बल्स का यूज़ किया है। क्लासिकल लिटरेचर एंड फिलोसफी। टी.एस. एलियट जो है वो जो क्लासिकल लिटरेचर था उससे पहले का, उसके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे, वो उसको अप्रिशिएट करते थे और वो जो है ना अपनी राइटिंग्स के अंदर ग्रीक और रोमन ऑथर्स का भी जिक्र करते थे, क्योंकि वो जो है ना क्लासिकल लिटरेचर और फिलोसफी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो जिसकी वजह से इनकी पोइट्री के अंदर भी हमें ये वाली चीज़ मिलती है और ये जो है ना एरिस्टोटल और इस तरह के फ़िलोसोफर्स से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इनका इन्फ्लुएंस इसकी राइटिंग्स पे था। क्रिश्चियनिटी एंड रिलीजन। टी.एस. एलियट जो है वो एंग्लिकनिज़म में कन्वर्ट हुए थे 1927 में, जिसकी वजह से इनकी पोइट्री के अंदर क्रिश्चियनिटी और रिलीजन का थीम हमें मिलता है। तो वो जो है ना अपनी जितनी भी पोइट्स जितनी भी राइटिंग्स इसकी कन्वर्जन के बाद की थी उनके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी और क्रिश्चियनिटी का थीम हमें मिलता है, वो इस थीम को हाईलाइट करते हैं। लिटरेरी ट्रेडिशन। एलियट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर अ ट्रेडिशन इन लिटरेचर। वो कहते थे कि लिटरेचर के अंदर ट्रेडिशन ज़िंदा रहनी चाहिए। कहते थे कि जो हमारा ट्रेडिशन है, जो उनकी पहले से जो चीज़ें चल रही हैं, उनको जो है ना वो क्या करे कि जितने भी राइट्स हैं वो अपनी पोइट्री के अंदर मेंटेन करे और उसको रिन्यू करें। वो लिटरेरी हेरिटेज को वैल्यू करते थे कि लिटरेचर के अंदर जो हेरिटेज है, जो पहले के लोगों से चलती आ रही है, उसको वो क्या करे, प्रिजर्व करे और मेंटेन करे। उनका जो एसे था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, इस एसे के अंदर इन्होंने कहा था कि पोइट्स को क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि वो जो है ना लिटरेरी ट्रेडिशन को भी अपनी पोइट्री के अंदर लेकर आएँ, यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ। पुराने पर्सपेक्टिव के साथ नहीं, बल्कि यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ लेकर आएँ, लेकिन अपने ट्रेडिशन को ना भूलें। तो ये जो है ना वो सारे मोमेंट्स थे जिनसे टी.एस. एलियट इंस्पायर्ड थे। दैट्स ऑल अबाउट टी.एस. एलियट। इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट टी.एस. एलियट इज़ अ मॉडर्न पोएट। अभी तो हमने टी.एस.